और के एल मेहता एंड कंपनी के एस के मेहता ने मुझे कहा, साहब आप ट्रांसफर शिफ्ट हो जाओ दिल्ली, आप तो सिर्फ हमारे केसेस को आर्ग्यू कर देना। अच्छा। आपको 1980 में कहा 25,000 रुपये महीना हम हमारी कंपनी से देंगे। मैं यहाँ अलवर आया, मैंने पिताजी को बताया, अरे काय करेगो तू तो अपने रूखी सूखी खा के यहीं रह लो, यहीं रह ले, यहीं में मौज करेगो। आपको मिला तो उन्होंने चेकअप करके मुझे कहा, आपको रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा है और अभी इसका वर्ल्ड वाइड कोई इलाज नहीं। अच्छा। जब मैं एम्स में गया 6 महीने तक उन्होंने मुझे चक्कर लगाए, टेस्टिंग की, क्योरेबल नहीं है एंड यू में बिकम ब्लाइंड एट द एज ऑफ 45। अच्छा। मेरे घर पर खाना लगा तो जैसे थाली होती है, थाली में मेरे को शौक था कि चटनी और घी और भरवा पराठे होते थे, तो मेरे को चटनी नजर नहीं आई। अच्छा। मैंने वाइफ को कहा, मैं अम्मा को कहा, मैंने कहा आज चटनी ना बनाई, क्योंकि रखी तो है। अच्छा। मैंने कहाँ रखी है, तो इन्होंने ला के मेरे को दूसरी रख दी, बाद में कही ये रही। अच्छा। मैंने ये बात नोटिस की कि मुझे इतने से सर्कल में नजर नहीं आ रही कोई चीज, तो मैंने जाके, और एक क्रिमिनल मैटर ही था उसमें, तो मैंने राम जेठमलानी जी से बात की। अच्छा। तो उनसे भी कि उनका भी ये हो नहीं सकता। मैंने रात को होटल में बैठ कर रिट लिखी और सवेरे एक जूनियर को पकड़ा दी। अच्छा। उसने टाइप करा के पेश कर दी। दूसरे दिन मैंने उसको आर्ग्यू किया, एडमिट हुई वो, उसने स्टे लिया। मैंने मोबाइल कोर्ट लगाई, उनकी समस्याएं सुनी, और सारे डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर एक साइड और विकलांग एक साइड, जो भी शिकायत लाए हाथ वार डिस्पोजल वो कराता था। और मैंने 8 फुट के बरामदे में ये निर्णय ले लिया कि आइंदा फौजदारी के काम। तो पर आप एक वकील थे और वो मैंने फर्ज पूरा किया। केस तो लड़ेंगे ही, तो आपने वो फर्ज पूरा किया। दूसरा भी आत्मा की आवाज़ पर फर्ज पूरा किया। हाउसिंग बोर्ड एक्ट बनाया गया है जनता की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए। बिल्कुल। और उसके प्रियम्बल में ये लिखा था, तो मैंने उसको पकड़ के कोर्ट में कहा कि इनको अधिकार ही नहीं है इनको ऑक्शन करने का, नीलाम करने का, किस नहीं करते। अच्छा। तो प्रॉफिट कमाना है। मिशन सच नेटवर्क से मैं राजेश रवि। आज हम एक ऐसे शख्स से बात करेंगे जो वकील थे, केस लड़े, जीते, अपने मुवक्किल को न्याय दिलाया, पर कोर्ट से बाहर निकले तो कहीं ना कहीं आत्मा ने झकझोर दिया, और इतना झकझोरा कि तय कर लिया आज के बाद इस तरह के केस नहीं लड़ेंगे, और पूरा प्रोफेशन का तरीका ही बदल दिया। एक छोटी सी घटना है ये। एक बार जब इनकम टैक्स का पेपर देना था तो पूरे परिवार ने प्रयास किया, पर 20 रुपये की व्यवस्था नहीं हुई। इस कारण पेपर देने नहीं जा पाए, और तय करना पड़ा, मन को तय करना पड़ा कि नहीं अपना कौन सा सिलेक्शन हो रहा था। ऐसे बहुत सारे मुद्दे। और बाद में जब पूरी लगातार प्रोग्रेस की तो राजस्थान सरकार ने उन्हें निशक्त जन आयुक्त बनाया और स्टेट मंत्री का दर्जा दिया। ऐसे ही साथी एडवोकेट खिल्लीमल जैन राजस्थान में बड़े नामी एडवोकेट हैं। आज हम उन्हीं से पूछेंगे आखिर उनका संघर्ष कहाँ रहा और आज कहाँ पर हैं। तो वकील साहब ये बताएं आप कि ये जो फौजदारी मामला आपने छोड़ दिया, और उस समय तो आप बहुत जवानी मूल एज में थे आप, तो क्या हुआ था? ऐसे पूरी घटना को एक बार जरा हमारे दर्शकों को बताएं। मैंने 1974 से वकालत शुरू की जी। और मूलतः फौजदारी की ही वकालत करता था। अलवर शहर के सभी नामी ग्रामी लोग मेरे मुवक्किल होते थे। तभी एक बलात्कार का केस आया जी। और मेरे को नाम भी याद है, मुलजिम था, भूल गया, उसका केस मैंने लड़ा। और जो प्रोसिक्यूट्रिक्स थी जिसके साथ बलात्कार हुआ था वो फतेहपुर सीकरी से कहीं ट्रक ड्राइवर थे। उन्होंने गाड़ी में बैठाया और 2 दिन तक गाड़ी में रखा और उसके साथ में जो नहीं करना चाहिए था वो सब काम किया।
लेकिन जब मैंने उसकी पैरवी की तो वो भोली भाली महिला थी, मैंने उसको 3-4 सवालों में ही उलझा लिया। मैंने कहा ये बताइए कि आपके साथ में जब जब भी ट्रक किसी चेक पोस्ट पर, किसी ढाबे पर खाना खाने के लिए या रुका, तो वहाँ तो मेरे साथ में कोई काम नहीं किया गया, कोई बुरा काम नहीं हुआ? क्योंकि नहीं साहब, वहाँ कुछ। मैंने आगे पूछा कि जो मेरा क्लाइंट था दर्शन सिंह, यही ट्रक चला रहा था, यहाँ से यही चला रहा था, बस मैंने उसके बाद में उसको जिरह नहीं किया। बिल्कुल। और मैंने कोर्ट के सामने ये दलील रखी कि जब भी ट्रक कहीं भी रुका, बैरियर पर, स्टॉपेज पर, कहीं भी भोजन के लिए, तब इसके साथ में कोई बुरा काम नहीं हुआ। और जब मेरा क्लाइंट ट्रक को चला रहा था तो ये तो संभव नहीं है कि वो दोनों काम कर सके। बिल्कुल। तो उसको बेनिफिट ऑफ डाउट दिया गया। अच्छा। वस्तु स्थिति ये थी कि वो 2 जने थे, जैसे ड्राइवर कंडक्टर भी होते हैं, कई बार 2 ड्राइवर भी रखते हैं लंबी दूरी पर। बिल्कुल। तो एक चलाता है, एक अपना काम करता है। और उन्होंने लीलैंड ट्रक था तो पीछे की सीट इसी काम में। अच्छा। वो 2 दिन परेशान होने के बाद में शाहजहाँपुर चेक पोस्ट पर जब पुलिस की चेकिंग हो रही थी तो एकदम कूद के भागी ट्रक में से, और उन्होंने अपनी रिपोर्ट दर्ज कराई। वो मुकदमा पहले ऐसे सारे सेशन केसेस अलवर में ही चलते थे, सब डिवीजन हेडक्वार्टर पर ऐसी कोई कोर्ट नहीं थी। अच्छा। तो वो बरी हो गया। उसको जैसे ही बेनिफिट ऑफ डाउट दे के बरी किया गया एडिशन नंबर 1 कोर्ट से, तो मैंने नोट तो किया कोर्ट को, ठीक है सर, थैंक यू। लेकिन दरवाजे से बाहर निकलते निकलते मेरी आत्मा ने गवाही नहीं दी कि ये तुम अच्छा काम करे। अंदर से आवाज आई कोई, ग्लानि हुई, मैं ये काम नहीं करूँगा। और मैंने 8 फुट के बरामदे में ये निर्णय ले लिया कि आइंदा फौजदारी के काम। तो पर आप एक वकील थे और मैंने फर्ज पूरा किया। केस तो लड़ेंगे ही, तो आपने वो फर्ज पूरा किया। हाँ। दूसरा भी आत्मा की आवाज पर फर्ज पूरा किया। हाँ। तो ऐसे केसों में क्या करना चाहिए वैसे? जैसे वकील को ये पता होता है कि शायद मेरा मुवक्किल जो है वो अपराधी है, तो भी क्या प्रोफेशन ये कहता है कि अपराधी को बचाओ? हाँ, प्रोफेशनल तो ड्यूटी है। हमारे सामने जो भी आएगा, वो जो कुछ कहेगा, हाँ। वो हमसे हाँ तो नहीं करता, लेकिन हम समझ लेते हैं कि अपराधी है या नहीं। तो भी हमारी ड्यूटी ये है कि हम उसको डिफेंड करें। अच्छा। और डिफेंड करते ही हैं, करना ही चाहिए, क्योंकि प्रोफेशनल ड्यूटी है। और मैं या तो यूँ समझ लीजिए कि ये 1980 की बात है। बिल्कुल। मैं सामाजिक संदर्भ से जुड़ चुका था। मैं 1972 में दिगंबर जी नगरवाल पंचायती मंदिर का सेक्रेटरी था। अच्छा। तो साधु संतों का आगमन, उनकी सेवा शुश्रूषा, उनकी सेवा, तो उससे मेरा मन में थोड़ा धार्मिक आध्यात्मिक भाव थे। यानी आपका कहना है कि वकील को तो एक प्रोफेशनल तौर पे ये सब करना ही पड़ेगा और करना चाहिए, ये उसका नैतिक दायित्व भी है कि अपराधी को भी न्याय के लिए लड़ना है। चलो, पर आपने एक संकल्प ले लिया आपकी आत्मा की आवाज। मैंने उसके बाद में दीवानी मुकदमे दिए। बहुत लोगों ने कहा कि भूखा मर जाएगा, ये हो जाएगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, चुपड़ी नहीं मिलेगी तो रूखी खाऊंगा, और 2 टाइम में मिलेगी तो 1 टाइम खाऊंगा। तो बाद में आपने जैसे दीवानी मुकदमे शुरू किए। मैंने दीवानी मुकदमे किए। दीवानी मुकदमे में कोई ऐसा आपका उदाहरण है क्या जो एक बहुत चर्चित रहा हो, या आपने सरकार को घेर लिया हो, या किसी बड़े आदमी को घेर लिया हो, कभी ऐसे में कोई मामला आया हो? दीवानी मुकदमों में मेरा सबसे चर्चित मुकदमा रहा राजस्थान हाउसिंग बोर्ड का। अच्छा। हाउसिंग बोर्ड कुछ प्लॉटों का नीलाम करने वाला था, ऑक्शन करने वाला था। ठीक है। मैंने उनके खिलाफ मुकदमा किया, क्योंकि हाउसिंग बोर्ड एक्ट बनाया गया है जनता की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए। बिल्कुल। और उसके प्रियम्बल में ये लिखा था। तो मैंने उसको पकड़ के कोर्ट में कहा कि इनको अधिकार ही नहीं है इनको ऑक्शन करने का, नीलाम करने का, किस भी करते। अच्छा। तो प्रॉफिट कमाना है। तो स्टे हो गया, और उसके बाद बहुत सारे लोगों के अलॉटमेंट के जो मैटर थे
उनमें भी जहाँ रोड अटक रहे थे ऑर्डर कराए मैंने, वो मैटर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक गया। काफी लोगों को राहत मिली उससे। उसमें काफ़ी लोगों को राहत मिली। इसी प्रकार से होप सर्कस के चारों तरफ पहले पटरी लगती थी। अच्छा। इन सब लोगों के लिए मैंने संघर्ष किया और यूआईटी से इनको सबको जो ये गणेश मार्केट है इसमें दुकानें अलॉट कराई। अच्छा। इसी प्रकार से जो ठेली वाले हैं, सब्जी वाले थे और बस स्टैंड के सामने खड़े होते थे, तो पुलिस उनको रोज तंग कर रही थी। तब मैंने एसपी को मिला, मैंने कहा ये आप ठीक नहीं कर रहे हो, ये सुबह से शाम तक धूप बरसात में खड़े होकर रोटी कमाते हैं, आपका एक आदमी जाता है इसको डंडा मार के इनसे पैसे भगा देता है वहाँ से, उसको भगा दे, पैसे ये लेता कहाँ है। जाए, इनके लिए व्यवस्था करो। तो उन्होंने कहा आप व्यवस्था करो। मैंने कहा आप करो तय। तो यूआईटी से सुनील अरोड़ा जी जब यह सेक्रेटरी थे यूआईटी, उनसे मिलकर 19 लोगों को दुकानें अलॉटमेंट कराई शिवाजी पार्क मार्केट। अच्छा, वहाँ मिल गई है। लेकिन अच्छा, 6 लोगों ने ली, वो बाद में अच्छा ले नहीं पाए। ले नहीं पाए, वो फाइनेंशियल सबकी समस्याएं थी। हाँ नहीं, आप चूंकि एक एडवोकेट है, मैं बीच में इसलिए टोक रहा था कि एडवोकेट हैं और आपने हाउसिंग बोर्ड का केस लड़ करके और बाकायदा ये कहा कि भाई वो नो लॉस नो प्रॉफिट वाली संस्था है। तो जैसा सुनते हैं तो ये यूआईटी, नगर निगम, नगर परिषद, ये यूआईटी भी प्लॉट खरीदती है और बेचती है, तो ये इनका सही है कि क्या ये इनका प्रोफेशन है क्या? ये प्रॉपर्टी डीलिंग टाइप काम नजर आ जाता है। का काम ही नहीं है। नहीं तो यूआईटी का मूल काम क्या है फिर? यूआईटी कॉलोनी तो बसाएगी ना, डेवलपमेंट। हाँ, तो लैंड एक्वायर करेगी। हाँ, लैंड एक्वायर करके उसके निश्चित मापदंड है, उसमें से 10%, 15% वो ईडब्ल्यूएस के लिए रखेगी, एलआईजीएच के लिए रखेगी, एमआईजीएच के लिए रखेगी, ये सब ग्रुप्स है। हाँ, है। और कुछ प्लॉट्स वो रख सकते हैं ताकि उसको डेवलपमेंट के लिए पैसा मिल जाए। के लिए पैसा मिल जाए। पर आजकल तो ऐसा हो नहीं रहा, शायद वो सब बेच रहे हैं। ये सब सरकार के जो नुमाइंदे बैठे हैं उनको देखने का काम। बहुत सारे नियम कानून हैं। सही है। अब नहीं, ठीक बात है। डिसेबिलिटी कमिश्नर रहा, बहुत सारे मेरे से पहले भी रह गए, बाद में भी रह गए, लेकिन मैं चूंकि एडवोकेट भी था और डिसेबिलिटी एक्ट को मैंने बारीकी से पढ़ा था जी जी, तो इसलिए उनसे काम देता था। हाँ, तो कई बार तो अधिकारियों को तकलीफ होती थी। नहीं, एक जैसे पता लगा था कि आपकी जो प्रारंभिक जीवन था बहुत गरीबी में बीता था। एक बार आपको कहीं परीक्षा देने जाना था और आप नहीं दे पाए थे, शायद कुछ इंजाम। वो क्या घटना है, वो याद है क्या आपको? क्या था मामला? 19 जून 1968 को मेरा इंटरव्यू था इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। अच्छा। पहले टाइप टेस्ट हो जाता था और फिर इंटरव्यू। अच्छा। उस जमाने में 8 रुपये किराए के लगते थे अलवर से जयपुर। अच्छा। तो 8 16 और हम एक साइकिल स्टैंड से साइकिल किराए पर ले लेते थे, 12 आने में लगते थे, 75 पैसे लगते थे। तो 4 रुपये में हमने कहा सारा दिन निकल जाएगा, भोजन सब कुछ कर। हमारे पिताजी ने 1-2 लोगों से मांगा जो उनके निकट मित्र थे, लेकिन उन्होंने वो पैसे नहीं दिए, उनका कॉमरेड है नहीं। मतलब 20 रुपए का इंतजाम नहीं कर पाए, ऐसा हुआ। और फिर पिताजी ने कहा बेटा कोई जरूरी ना है कि सिलेक्शन हो ही जाए, तो अच्छा, ये कह के संतोष कर दिया मन में। मैंने भी अच्छा। संतुष्टि कर ली, भाई व्यवस्था नहीं है तो कोई बात नहीं, मैंने इंटरव्यू नहीं दिया। लेकिन तकलीफ ये हुई कि मेरे एक मित्र ने अपने मौसी के लड़के को अप्रोच किया था जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में हेड क्लर्क था। अच्छा। तो उनका मेरे साहब से मेरी बात हो गई है, मैं कह दूँगा कोई बात नहीं। अच्छा, मतलब आप जाते तो नौकरी लग जाती? ऐसा लगता है ऐसा लगता है कि लेकिन जब मैं नहीं गया तो उसका फोन आया उसके पास कि तेरा दोस्त तो आया नहीं, क्या हुआ? मैं मेरे से उसने पूछा, मैंने कहा यार 20 रुपये का इंतजाम ना हुई तो मुर्शिद क्यों ना खई। अच्छा। मैंने भाई जो नहीं कही तो ऐसे आपको एक बार मतलब नौकरी से भी और ऐसा लगता था कि नहीं, पर बाद में जैसे आपने वकालत करी, बाद में की वकालत तो उसके बाद में की आपने? बहुत बाद में। तो आपको क्या लगता है जैसे वो नौकरी लग जाती तो अच्छा रहता है या वकालत अच्छी रही? अच्छा नहीं, मेरे को तो यूं तो अपॉर्चुनिटी बहुत सारी मिली है, लेकिन मैं डेस्टिनी कह सकता हूँ। मेरे को ये वकालत और समाज सेवा
मेरे भाग्य में थी और वो मुझको करने का अवसर मिला, तो आई एम क्वाइट सेटिस्फाइड। मैं वकालत की बात करूं तो मैंने सुप्रीम कोर्ट में केस आर्ग्यू किया था। अच्छा। जब मैंने दूसरे वकील को दिया था और वो वकील जब आर्ग्यू करने लगा तो मैंने कहा मिस्टर मेहता आई एम सॉरी, केएल मेहता एंड कंपनी को दिया। तो मैंने कहा आई वुड लाइक टू आर्ग्यू दिस केस एंड देन आई आर्ग्यूड दैट केस। अच्छा। For about 40 minutes, no problem. Opposite counsels were so lenient. सोनिजी सोराब जी, वीएम तारकुंडे, अपने यहाँ के नाथूलाल जैन, एडवोकेट जनरल राजस्थान, they were all against me. अच्छा। But I did not take care कि वे कौन है। मैंने अपनी बात कही और उस केस में हमको रिलीफ ये मिला कि आरजेएस के इंटरव्यू में पहले 100 नंबर होते थे, उसके बाद 35 नंबर रह गए। अच्छा। ताकि बंगलिंग नहीं, क्योंकि मैं जिस बैच के केस की आर्ग्यू कर रहा था उसमें 126 नंबर 300 में से रिटर्न में लाने वाले को 65 नंबर दिए गए 100 में से। अच्छा। एंड ही वाज सिलेक्टेड। अच्छा। और आई वाज वन ऑफ देम। और जिसका केस लड़ रहा था उसकी भी स्थिति ये थी, हमारे 151 रिटर्न में नंबर थे और हमको 35 नंबर देके सरका दिया। अच्छा। यू आर नॉट सिलेक्टेड। चलो फिर तो ये वीएम तारकुंडे साहब शायद एक बार बाद में अलवर भी आए क्या, आपसे मुलाकात हुई थी क्या, कभी याद हो तो? तारकुंडे साहब से मेरी मुलाकात हुई। अच्छा। रिटायर्ड हाई कोर्ट जज थे बॉम्बे हाँ से। नहीं, मुझे लगता है पीयूसीएल में बाद में वही रहे थे अच्छा, शायद, है ना, और वो और- सत्येंद्र जैन और साहब के मैं- हैं। अच्छा। बॉम्बे हाई कोर्ट में भी अपीयरेंस दी है मैंने। और एक क्रिमिनल मैटर भी था, उसमें तो मैंने राम जेठमलानी जी से बात की। अच्छा। तो उनसे भी कि उनका भी ये हो नहीं सकता। मैंने रात को होटल में बैठ कर रिट लिखी और सवेरे एक जूनियर को पकड़ा ली, अच्छा। उसने टाइप करा के पेश कर दी। दूसरे दिन मैंने उसको आर्ग्यू किया, एडमिट हुई वो, उसने स्टे लिया। अच्छा। तो बड़ा मैंने चंडीगढ़ हाई कोर्ट में, जम्मू हाई कोर्ट में, बहुत सारी जगह, लेकिन लेकिन मेरी आंखों की परेशानी थी। जब मैंने उस केस को आर्ग्यू किया सुप्रीम कोर्ट में तो अटॉर्नी जनरल थे केजी पाराशरन जी। अच्छा। वो मेरे से 20 मिनट तक बात करते रहे। और केएल मेहता एंड कंपनी के एसके मेहता ने मुझे कहा साहब आप ट्रांसफर शिफ्ट हो जाओ दिल्ली, आप तो सिर्फ हमारे केसेस को आर्ग्यू कर देना। अच्छा। आपको 1980 में कहा 25,000 रुपये महीना हम हमारी कंपनी से देंगे। मैं यहाँ अलवर आया, मैंने पिताजी को बताया, अरे काय करेगो तू तो अपने रूखी सूखी खा के यहीं रह लो, यहीं रह ले, यहीं में मौज करेगो। चलो। तो आपका जैसे एक अभी बीच में आपने आंखों का जिक्र किया, और देखिए कब से ये आंख पे असर कब है आपसे, कब से है? मैंने डिटेक्ट हुआ, एकदम इसकी भी बड़ी छोटी सी घटना थी। हाँ नहीं, एक बार मेरे- शॉर्ट में बताओ। शॉर्ट में मेरे घर पर खाना लगा, तो जैसे थाली होती है, थाली में मेरे को शौक था कि चटनी और घी और भरवा पराठे होते थे, तो मेरे को चटनी नजर नहीं आई। अच्छा। मैंने वाइफ को कहा, मैं अम्मा को कहा, मैंने कहा आज चटनी ना बनाई, मुझे रखी तो है। अच्छा। मैंने कहाँ रखी है, तो इन्होंने ला के मेरे को दूसरी रख दी। बाद में कही ये रही। अच्छा। मैंने ये बात नोटिस की कि मुझे इतने से सर्कल में नजर नहीं आ रही कोई चीज। तो मैंने जाके जयपुर डॉक्टर हरिचरण को दिखाता था, उनको बताई, डॉक्टर पी प्रमोद बिहारी माथुर थे, उनको बताई। और फिर मैं दिल्ली गया, तो इरविन हॉस्पिटल में जब मैंने चेक कराया तो एक डॉक्टर ने कहा भाई आपको तो ऐसी बीमारी है जिसका इलाज नहीं है, लेकिन आप जिसके रेफरेंस से मैं गया था डॉक्टर बीएस जैन, उनको मिल लेना। अच्छा। वो उस दिन वहाँ नहीं थे दिल्ली। तो बीएस जैन साहब को मिला तो उन्होंने चेकअप करके मुझे कहा आपको रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा है और अभी इसका वर्ल्ड वाइड कोई इलाज नहीं। अच्छा। जब मैं एम्स में गया 6 महीने तक उन्होंने मुझे चक्कर लगाए, टेस्टिंग की, क्योरेबल नहीं है, एंड यू में बिकम ब्लाइंड एट द एज ऑफ 45। अच्छा। और मेरे को वहाँ से जहाँ मैं ठहरा था मेरी बुआ जी की लड़की की यहाँ, तो वहाँ तक आने में बहुत उथल पुथल हुई। मतलब उस समय से ही आपको मैंने आपको सेटल कर लिया। दुनिया झुकती है, झुकाने वाला चाहिए, और संघर्ष करेंगे और जो कुछ होगा सो देखेंगे। वाह क्या बात है। इस समय आपकी आंखों की क्या स्थिति है, कितने % आप देख तो पाते हैं? मेरी स्थिति 1-2% है। 1-2% ही देख पाते हैं। बिल्कुल सेंटर जैसे मैं जिनवानी पढ़ता हूँ,
तो आप बीच में जैसे सरकार ने आपको निःशक्त जन आयुक्त भी बनाया आपकी योग्यताओं को देख के, तो तब भी आंखों की स्थिति यही थी, तब कैसे काम चलाए थे आपने? सरकार में स्टेट देखिए, मिनिस्टर का दर्जा था शायद। देखिए सब था, हम्म, लेकिन ना तो मैंने इस संबंध में कोई ध्यान दिया, हम्म, क्योंकि मेरा दृष्टिकोण सिर्फ और सिर्फ विकलांगों की सहायता करना था। हम्म। जो मेरा दायित्व था, मैं रात और दिन उसी में लगा रहता। तो ऐसा क्या करा आपने विकलांगों के लिए, कोई एक उदाहरण अरे बताओ? विकलांगों के लिए सबसे बड़ा तो काम ये था कि जागरूकता ही नहीं थी कि क्या होना चाहिए। अच्छा। तो अवेयरनेस की, और प्रत्येक जिले में मैंने जाके विकलांगों को जागरूक करने, मैंने मोबाइल कोर्ट लगाई, उनकी समस्याएं सुनी, और सारे डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर एक साइड और विकलांग एक साइड, अच्छा। जो भी शिकायत लाए हाथ वार डिस्पोजल हम्म, वो कराता था। हम्म, दूसरा काम मैंने जो किया वो ये, उनका जो मेडिकल सर्टिफिकेट थे उसको बनने में सबसे परेशानी होती है। तो मैंने राजस्थान के प्रत्येक पंचायत समिति स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर कैंप लगाए, और उनके 3-3 डॉक्टर वहीं रहते, और वो उनके सर्टिफिकेट वहीं बनते। उनको जो गवर्नमेंट बेनिफिट होता है, पेंशन का, स्कॉलरशिप का बच्चों का, या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए, रोजगार के लिए लोन लेने का, वो सारे काम एक दिन में एक ही टेबल पर थी। इसकी बहुत बड़ी। तो उसके बाद स्थिति ठीक है अब आपको? क्या आज की तारीख में क्या मानते हैं आप विकलांगों को, जो दिव्यांग हाँ, दिव्यांग तो कहे, विकलांग मतलब, कहे, लेकिन हाँ। उनकी स्थिति ठीक है। अभी भी जो कमी मैं महसूस करता हूँ वो दिव्यांगों की करता हूँ। उनकी मानसिकता ये बन गई है, हमको सरकारी रिलीफ मिले। मैं तो अच्छा। नहीं चाहता कि उनको पेंशन भी मिले। क्यों मिले? तुम व्यापार करो, धंधा करो, काम करो, जो उसकी अक्षमता है उसको सक्षमता में बदल के और काम देना चाहिए। सही तो बात है। आपको ध्यान हो तो मैंने एक दिन में 250 लोगों को एम्प्लॉयमेंट कराया था भीलवाड़ा में। अच्छा। 6 फैक्ट्रियों के लोगों को बुलाया, पहले मैंने उनको एड्रेस किया, आप दीजिए ना, मैं आंखों से कमजोर, मैं कंप्यूटर जानता हूँ, टाइपिंग जानता हूँ, मेरे को कंप्यूटर टाइपिंग का काम दे दो। सही है। मेरा- जो भी जिस मेरे कर सकता है वो काम पैर करवाओ। कमजोर है, मतलब छात्रवृत्ति और ये मतलब दूसरी चीजें सहायता देने के स्थान पे रोजगार उनको मिले तो रोजगार, आपका उद्देश्य ये कि मूलक रोजगार। परीक्षा, उनको प्रशिक्षण दो। और मैंने यहाँ अलवर में एक फैक्ट्री थी, ब्लाइंड लोग खराद पे काम करते थे। अच्छा। और उनका प्रोडक्शन साइटेड लोगों से 125% ज्यादा था। तो मैंने कहा भाई ये कैसे होता है, क्योंकि दूसरे लोगों के लिए तो वर्कशॉप में काम कर रहे हैं, आप ही आए तो वो आपकी तरफ देखेंगे, इनको तो दिखता ही नहीं। तो ये तो तो काम ही देखेगा करे- क्या, ये तो काम अपने ही काम करेंगे, में ये लगा तो रहेगा। सारा पूरा काम में लगे ऐसे ही हियरिंग इम्पेयर्ड जो थे, उनको एक फैक्ट्री में सिक्योरिटी जॉब में लगा दिया। तो उनको तो क्या है, जिसका गेट पास है वो चला जा, जिसका गेट नहीं है रुक जाए। वो खाली हाथ से करना है और तू चला जा तो रुक जा, और जो ज्यादा झंझट करे तो सीटी बजा के अपने अफसर को बुला लेता है। तो ये मतलब आप वो ये फैक्ट्रियों कि में रोजगार- जहाँ झगड़े होते थे रोजगार पे वो खत्म जाना हो चाहिए, गए। सीधा रोजगार- के रोजगार पे ही जाना चाहिए। ये तो आप आज के युवाओं को, जो बहुत पीढ़ी कभी कहते हैं कि गलत रास्ते पे जा रही है, कभी कहते हैं और तरीके से, और कुछ लोग बड़े पैकेजों की तरफ जा रहे हैं, तो इनको युवाओं को क्या मैसेज देना चाहते हैं? आपकी तो परिस्थिति अपन सोचें कि बहुत गरीबी से भी रही, और आप एक नामी राजस्थान के वकील के रूप में भी आज प्रतिष्ठित हो, तो क्या आप स्टेट मिनिस्टर के पद पे रहे, सारी स्थितियां आपने देखी, आज के युवा को क्या कहना चाहते हैं आप? मैं ये कहना चाहता हूँ कि अपने ऊपर भरोसा करें, ठीक है। स्वयं पर आत्मनिर्भर होके कि मैं जो चाहता हूँ वो मेरे को मिल जाएगा, मिलेगा ही मिलेगा। अच्छा। मैंने चाहा कि मैं राजस्थान की विधानसभा का चुनाव लड़ूं, तो मैंने लड़ लिया। मतलब खुद पे भरोसा है तो सब कुछ संभव है, सब आपका संभव मानना है, यह है। कोई ऐसा काम नहीं है जो खुद सोचे और खुद दृढ़ संकल्प करे और वो ना मिले। ये सबसे बड़ी सीख है। आज का युवा इधर उधर भटकता है, किसी के कहने में आता है, और एक क्या है कि संकट अर्थ का हो गया है। ये अर्थ युग है, इसमें नैतिक मूल्यों का ह्रास हो रहा है। अर्थ के बिना कैसे काम चलेगा? तो चलेगा, अर्थ के बिना नहीं चलेगा, लेकिन अर्थ से ही नहीं चलेगा।
उसमें क्या है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ में जो ग्रीडीनेस होती है वो नहीं होनी। बिल्कुल। हम भटक रहे हैं जैसे अर्थ ही सब कुछ है, और उसमें हमारे नैतिक मूल्यों का पतन हो गया। आज हम मोरल की बात करें, अरे तुम छोड़ो, यूँ कहते हैं पैसा चाहिए मेरा लोरल छोड़ दो, पैसा आता है तो ठीक है, आ जाएगा। ये सबसे बड़ी गलत बात है। और आज नहीं तो कल लोगों को नैतिक मूल्यों पर आना ही पड़ेगा। और जिन जिन लोगों ने नैतिक मूल्यों को सराहा है, अपनाया है, उन्होंने तरक्की की है। निश्चित रूप से वो कहीं भी रुकते नहीं हैं। बाधाएं तो आती हैं, ठीक बात है, कठिनाई तो आती है, लेकिन सफलता उसी को मिलती है। जी, चलो बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो ये थे एडवोकेट खिल्लीमल जैन साहब। इन्होंने अपने जीवन की पूरी कहानियाँ, पूरे किस्से और युवाओं को क्या करना चाहिए ये प्रेरणा दी, और ये बताया कि किस जगह से खड़े हुए थे और कहाँ पहुँचे। तो हर आदमी इसमें पहुँच सकता है। ऐसी स्टोरियों के लिए आप लगातार मिशन सच नेटवर्क से जुड़े रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और आपको ये प्रोग्राम कैसा लगता है उस पर कमेंट्स भी करें। हम लगातार आपको ये बताते रहेंगे, इस तरह की अच्छी वीडियो, अच्छी न्यूज़ें पॉजिटिव सोर्सों से लाकर आपको बताएंगे। तो एक बार ध्यान रखें, मिशन सच नेटवर्क को सब्सक्राइब अवश्य करना है। धन्यवाद।